Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss the topic women emancipation or upliftment of women in Jammu and Kashmir state. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने पहले भी बोला है, जो वीमेन थी, वीमेन एजुकेशन वो काफ़ी बैकवर्ड थी. ये तो 1980s के बाद ही वीमेन एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया गया. लेकिन जो सोशल कंडीशंस थी वो भी कुछ कम नहीं थी, वो उसमें भी वीमेन काफ़ी बैकवर्ड थी. जैसे बाकी सोसाइटीज़ में, इंडिया की बाकी सोसाइटीज़ में हमने देखा या आपने पढ़ा होगा कि जो वीमेन थी दैट वाज कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द होम एंड वाज kept within the walls to rear the family, children, and to take care of the domestic activities. Same was the case in Jammu and Kashmir state. हालांकि जो रिच वीमेन थी उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू द वीमेन हु बिलोंग टू द लोअर क्लासेस, क्योंकि लोअर क्लास की वीमेन अक्सर किसी काम की रीज़न से, किसी काम की वजह से अक्सर घर से बाहर तो निकलती थी. जैसे फील्ड्स में काम करना है हस्बैंड के साथ, जैसे अर्निंग के लिए बाहर जाना, तो ये सारे काम करते थे. लेकिन जो रिच क्लास के लोग थे, रिच क्लास की वीमेन थी, वो हमेशा घरों में ही रहती थी ज़्यादातर. खैर, यहाँ बात हो रही है आम लोगों की, किस तरह से वीमेन की जो अपलिफ्टमेंट है, एम्पावरमेंट है, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए गए और ख़ास तौर पे 1947 में कौन सी चेंजेस देखने को मिली इस पीरियड में, ख़ास तौर पे बख्शी रिजीम और अब्दुल्ला पीरियड में. तो न्यू स्पेस फॉर वीमेन, जैसे ही वीमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया तो उसको बाहर निकलने का एक मौका मिला. यानी अब वो स्कूल जा सकती थी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी. अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी बहुत मिलने लगी. तो इस तरह से जो वीमेन थी अब वो सिर्फ घर में नहीं रहने लगी, घर के कामों में नहीं उलझी थी. तो अब वो स्कूल्स, कॉलेजेस या बाकी जहाँ पे भी जॉब्स उसको मिले, उसको प्रोवाइड होते थे, वहाँ पे वो जा सकती थी. जैसे स्कूल्स में जॉब करना, कॉलेजेस में ऑफिस खोलना, या कोर्ट्स में, या हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स में, या फिर जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करना. तो अब विमेन की जो हालत पहले हुआ करती थी उसमें काफ़ी चेंज आ गई थी. यानी जो सोसाइटी की जो वो जिसको विजन कहते हैं कि विमेन को बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए, अब वो चेंज होने लगा था. बिल्कुल ये चेंज बाद में और देखने को मिला जब को एजुकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. दो देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, लेकिन हम यहाँ बात करें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की जो वीमेन की लाइफ में आई. यानी अब वो बिज़नेस कर सकती थी, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती थी, या कहीं पे उसको जॉब मिलता तो वो भी कर सकती थी. तो आज भी ये ट्रेंड कंटिन्यू है. अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. जहाँ एजुकेशन बैकवर्ड थी वहीं पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बैकवर्ड थी. डोगरा रूलर्स की बात करें तो उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया ब्रिटिशर्स को या किसी को यहाँ पे हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज ओपन करने की. अब अगर खोली भी थी तो उसमें वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट कराती थी. यहाँ तक कि लोग भी इन हॉस्पिटल से डरते थे. जो पहले हॉस्पिटल्स की बात करें तो 1880s की मैं बात कर रहा हूँ. 1880s में पहली बार जो हॉस्पिटल्स थे, आपको शायद सुनकर हैरानी होगी, वो ट्रीज़ के अंडर हुआ करते थे. यानी एक बड़ा सा पेड़, उसके नीचे कुछ डॉक्टर्स जो ख़ासतौर पे क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आते थे, तो वही इलाज किया करते थे. जब एपिडेमिक्स होता था तो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वैक्सीन करने के लिए यहाँ लोग तैयार नहीं थे, उन्हें सुई से भी डर लगता था. साथ ही में वो फिर भी सोसाइटी के हिसाब से उन्हीं वेद्स, हकीम्स के पास जाते थे जो यहाँ पे अवेलेबल थे. यानी जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे था वो आयुर्वेदिक ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न. क्योंकि ना तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल ना तो यहाँ पे डोगराज ने अलाउ किया किसी तरह के हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज बनाने की, और ना ही लोग तैयार थे उनके पास जाने के लिए. बल्कि कहीं घंटों तक वेट किया करते थे क्रिश्चियन मिशनरीज, जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो वेट किया करते थे कि हमारे पास कोई आए, तो जाते नहीं थे लोग. ये भी रीज़न था. इस वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो काफ़ी बैकवर्ड था, और ये चलता रहा काफ़ी लेट तक. ख़ास तौर पे तब तक जब तक कि जो 1947 से लेकर 52 का पीरियड आया, जब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी पॉलिसीज़ की, तब तक बख्शी रिजीम में कुछ कंक्रीट चेंजेस देखने को मिली. और ये
दोनों चेंजेस हमने एजुकेशन के मामले में भी पढ़ा और यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के मामले में भी पढ़ा। तो सबसे पुराने हॉस्पिटल की बात करें तो चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल, जिसको द्रगजन भी कहा जाता है, जो तख्त सुलेमानी के आसपास है, तो ये सबसे पुराना हॉस्पिटल समझा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ हॉस्पिटल्स बनाए गए। सो द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज फ्रॉम 2 to 19 and those of dispensaries from 87 to 401 by the end of the 1960s। 1960s में काफ़ी डिस्पेंसरीज बनाई गई रूरल एरियाज़ में, या फिर गांव जो नज़दीक थे श्रीनगर सिटी के या जम्मू सिटी के, तो वहाँ पे बनाए गए। इस तरह से जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज आने लगी। यहाँ तक कि जो फ़ी लिया जाता था उसमें भी रिमिशन किया गया, यानी फ्री टिकट्स दिए गए, कोई भी हॉस्पिटल में जा सकता था। तो इसके बाद ही थोड़ी सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में चेंज आई। यहाँ वीमेन के बारे में हम बात कर रहे थे, पिक्चर आपके सामने है। दीज वर द डोमेस्टिक और डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द वीमेन। और 47 के बाद जो चेंज आपको नज़र आ रही है, दैट वीमेन वर गिवन एजुकेशन एंड वर प्रमोटेड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एज वेल, करिकुलर एक्टिविटीज़, जिनमें एक एक्टिविटी हुआ करती थी, इनकी जो फिज़िकल ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कल्चरल पॉलिसी। कल्चर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। 3 रीजन्स थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और तीनों के अपने अपने कल्चर्स हैं। और कल्चरल प्रोग्राम्स के हिसाब से बात करें तो कश्मीर काफ़ी मशहूर है इस मामले में। यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ की गई अब्दुल्ला और बख्शी रिजिम्स के दौरान, ख़ास तौर पे वो प्रोग्राम्स जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो कल्चर था वो एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने। जैसे हमने टूरिज़्म की बात की थी, या फिर हमने जो कश्मीर चलो कैंपेन की बात की थी उसमें। यहाँ कल्चर की और एक बात करते हैं कि कुछ नए पॉइंट्स नज़र आने लगे, कुछ राइटर्स देखने को मिले, कुछ हिस्टोरियंस भी देखने को मिले इस पीरियड में। तो कल्चरल फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कल्चरल एक्टिविटीज़ में। राइटर्स जो इस कल्चरल फ्रंट से रिलेटेड थे, यानी जिन्होंने इस कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, वो ड्रामा लिखते थे, थिएटर के प्रोग्राम्स करते थे, या फिर सोशल या जो प्रोलेटेरिएट लाइफ होती है, वीमेन स्टेटस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, या विलेजेस या स्मॉल टाउन्स, इनकी यूनिटी पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए। कुछ लोगों ने शायरी की, कुछ लोगों ने ड्रामास बनाए, कुछ लोगों ने थिएटर पे यानी लाइव प्रोग्राम्स किए लोगों के सामने, लोग उनको आमने सामने देखते थे, या हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस किया। ये सारी चेंजेस देखने को मिली बख्शी रिजिम में। तो कल्चरल फ्रंट को बाद में नाम पड़ गया कल्चरल कांग्रेस 1949 में, और इसने एक जो पब्लिसिटी की है, जो एक जर्नल था वो पब्लिश किया जिसका नाम था कोंगपोश। खास इम्पोर्टेंट राइटर्स जो इस कल्चरल फ्रंट से रिलेटेड थे, जिन्होंने इसके अंडर काम किया, वो थे दीनानाथ नादिम, रहमान राही, दीनोबाई पंत, सोमनाथ जुत्शी, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, और थे अमीन कामिल। ये कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स थे 1950s के, जिन्होंने कल्चरल फ्रंट या कल्चरल कांग्रेस के अंडर काम किया और बहुत ज़्यादा वास्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामाज एंड सीरियल्स। लोगों को एंटरटेन भी किया और लोगों को अवेयर भी किया। लेकिन बाद में कुछ जो क्रिटिसिज्म की वजह से इस पर थोड़ी सी चेंज आ गई। इन्होंने जैसे जैसे एक्सपोज किया यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के पॉलिटिक्स को, तो उस वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट इनसे खुश नहीं हुई और फिर इसको किसी हद तक फिर बंद भी किया गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक है लाल रुख पब्लिकेशंस। ये वो पब्लिकेशंस थी जो 1955 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी ये, 1955 में बनाई गई। इसका काम था जितने भी यहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल है उनको कलेक्ट करना, कंपाइल करना और लिटरेचर बनाना कश्मीर से रिलेटेड, यानी सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड, जो कुछ भी लिखा गया या जो कुछ भी लिखा जा रहा था उसको एक रिटन फॉर्म देना, उसको लिख देना और फिर पब्लिश करना।
इसने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया. इट ऑल्सो पब्लिश्ड लिटरेचर pertaining to Kashmir's cultural heritage. कल्चरल हेरिटेज जो कश्मीर की थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया. जैसे यहाँ काफ़ी दो मशहूर शायर हैं जिनमें लालेश्वरी एक है जिसको लल दद भी कहते हैं, उनके वक़्त काफ़ी मशहूर है, या शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी जिनको शुरुक कहते हैं वो भी. तो इन सब को कलेक्ट किया गया और फिर विज़िट करने के बाद इनको पूरी तरह से स्क्रूटनाइज़ किया गया और फिर पब्लिश किया गया. लेकिन पॉलिटिकल जो कंपल्शंस थी, जैसे मैंने पहले बोला कि इन्होंने बाद में क्रिटिसिज्म किया गवर्नमेंट का, ख़ासतौर पे बख्शी रिजीम का किसी मामले में, तो फिर इसको बंद किया गया, बैन किया गया. और इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था 57 में इसको बंद किया गया. अब हमारे पास है टॉपिक जश्न कश्मीर. जश्न कश्मीर ये 1956 में एक फेस्टिवल था जिसको स्टार्ट किया था गुलाम मोहम्मद बख्शी ने. इसका एक ही मकसद था यहाँ पे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना. कौन से फेस्टिवल्स? कल्चरल फेस्टिवल्स, यानी ड्रामा, सिनेमाज, मूवीज़, इनके ज़रिए, और लोगों को एंटरटेनमेंट देना. या मैं यूँ कहूँगा एंटरटेन के नाम पे इनके दिमाग जो है, इनके ब्रेन जो है, इनकी सोच है जो है उसको बदल देना. और ये सब होता रहा म्यूज़िक के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए, पोइट्री, कश्मीरी डांस, या फिर बाकी जो हिंदुस्तान से आने वाले, हिंदुस्तानी स्टेट्स से आने वाले लोग थे वो भी यहाँ पे अपने अपने कल्चर को प्रेजेंट करते थे थ्रू दीज थिंग्स, म्यूज़िक, पोइट्री, डांस. तो कल्चरल एक्टिविटी थी असल में ये जश्न कश्मीर. ये कई बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया बख्शी रिजीम में, और रशिया से आने वाले लोग इनको देखते थे. रशिया से, जर्मनी से, फ्रांस से आने वाले लोग, फॉरेनर्स यहाँ पे उस टाइम पे आए और उनको ये चीज़ें दिखाई गई. इसमें सबसे मशहूर है शिकारा रेस. शिकारा रेस होती थी डल लेक में, जिसमें बहुत सारे लोकल्स और फॉरेनर्स पार्टिसिपेट करते थे, और जो विनर्स होते थे उनको फिर जो है इनाम भी मिलता था J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे. तो J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाई गई थी 1958 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में. सबसे पहले यहाँ पे द सोपोर ऑफ कल्चरल एकेडमी, स्कोप ऑफ cultural academy was broader than the Lalaruk publications, as it also incorporated music, drama, theatre, dance in vernacular languages for further promotion of regional languages of the state. लालरुक जिसका ज़्यादातर मकसद ही था जो एंशंट पोइट्री है, जो पोइम्स कही है लालेश्वरी या ललदद ने, या फिर शेख नूरुद्दीन वली ने, या किसी और सेंट ने, उसको प्रमोट करना, उसको पब्लिश करना. जबकि इसमें ड्रामाज, म्यूज़िक, थिएटर, डांस, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया गया. ऑल कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द रीजन इफेक्टिवली केम अंडर द प्रीव्यू ऑफ कल्चरल एकेडमी, विच ऑल्सो डेवलप्ड टाइज विद साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली. क्योंकि इसकी रिलेशन थी इस J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की, इसकी रिलेशन थी दिल्ली की साहित्य एकेडमी के साथ. तो जो वो अवार्ड्स देते थे उसी तरह से ये भी अवार्ड देते थे जब कोई पर्सन कोई अच्छा सा कल्चरल एक्टिविटी करता या कोई अच्छा सा कल्चरल काम करता. तो बख्शी गवर्नमेंट के दौरान जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उनमें जो जिन्होंने भी प्रोग्रेस की, जिनको भी कोई अवार्ड मिला, वो यहाँ पे इनको इसी से मिला, J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज से. तो ख़ास जो लोग इससे जुड़े थे बाद में, उनमें थे यही दीनानाथ नादिम था, रहमान राही था. लेकिन ये काफ़ी क्रिटिक्स भी थे क्योंकि इन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद के पीरियड को काफ़ी क्रिटिसिज्म किया और बाद में इनको उसकी रिपरकशंस भी या उनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी. सो थ्रू humorous satire and irony in their writings, they exposed the inefficiency of some of the policies and programs initiated during the Bakshi regime. पहले भी मैंने कहा क्रिटिसिज्म की वजह से फिर इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी क्योंकि बख्शी नेवर टॉलरेटेड एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म. यहाँ पे मैं कुछ हंसी मजाक में भी आपको बता दूँ, बख्शी के कुछ
ऐसे ग्रुप्स भी थे जिनका काम ही था लोगों पे नज़र रखना। तो 1960s की मैं बात करूं, 1960s में बख्शी ने एक ऐसे वॉलंटियर्स का ग्रुप तैयार किया था जिनका नाम था खौफ्तन फ़कीर। कश्मीरी टर्म है खौफ्तन फ़कीर। ये वो लोग थे जिनको 30 रुपीज़ मंथली पे मिलता था, मंथली सैलरी होती थी, लेकिन फिर उनको 30 बराबर नहीं मिलती थी। उनको 29 रुपीज़ प्लस जो जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं 15 पैसे, 15 पैसे, 29 रुपया 15 पैसे उनको तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह किस बात की मिलती थी? उनका काम था जैसे इशा की नमाज हो जाए, सारे लोगों के जो भी श्रीनगर सिटी में रहने वाले या जहाँ पे भी वो अपॉइंट किए गए थे, वहाँ के लोकल एरियाज़ में जाकर आप खिड़की के सामने देखो, कोई बख्शी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा है, कोई पाकिस्तान रेडियो तो नहीं सुन रहा है, कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा है जो बख्शी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो। ऐसी सिचुएशन में उनको कभी अरेस्ट किया जाता था, मारपीट भी होती थी और कभी कभार तो इम्प्रिजनमेंट भी। तो इसीलिए इनको बोलते थे खौफ्तन फ़कीर्स, क्योंकि इशा का कश्मीरी नाम होता है खुफ्तन। और इनको कभी कभार क्रिटिसिज्म के नाम पे बोलते थे कुंत्र पंदा, यानी 29 रुपीज़ और 15 पैसा, कुंत्र पंदा। तो इनको मिलते थे 15 प्लस कुंत्र रुपीज़। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट points which I have shared with you. Hope you will enjoy the session. तो ये है J&K कल्चरल आर्ट एकेडमी या जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ये पुरानी फ़ोटो है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में नई। इसका काम ही है तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। The policies and programs of the state government during this period improved the people's standard of living, increased financial and economic integration with India, and allowed massive financial aids from Delhi. All these measures improved agriculture industry, created employment in the state. However, it was a short-term economic planning done mainly in political context with over-reliance on aid from the center. As a result, the original agenda of the Naya Kashmir of building a self-sufficient state largely remained unfulfilled. The government during this period were also somewhat intolerant of their critics and tried to muzzle the voices of those who differed with their political ideology. जो भी चेंज आई शॉर्ट थी, कम टाइम में थी और डेफिनेटली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्कूल एजुकेशन या जो बाकी टूरिज़म सेक्टर्स हमने पढ़े उनमें चेंज तो आई, लेकिन मोटिव उस टाइम पे भी पॉलिटिकल ज़्यादा था, इकोनॉमिक कम, क्योंकि बख्शी रिजीम चाहता था कि मेरी जो पॉलिटिक्स है वो कंटिन्यू चली रही। हालांकि 1964 में वो ख़त्म हुआ और उसके बाद उसने रिटायर किया पॉलिटिक्स से और 1971 या 72 में जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम पे वो रिटायर था। खैर, किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं थी किसी तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। मिलते हैं उन वीडियोज़ के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।